सभी व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में, जहाँ पे मेरी कोशिश होती है 6 से 8 घंटे की लर्निंग को आधे घंटे में पैक करने की। आप इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं अगर इस एडिटोरियल को जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, इसको पहले से खुद पढ़ के रखें। आप अभी भी ये काम कर सकते हैं, वीडियो को यहीं पॉज करें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के ऑफिशियल वाईडी नो चैट्स सर्च करें इस ग्रुप को और इसका PDF कर लें डाउनलोड। पहले खुद पढ़ें, फिर वीडियो पे आकर के देखें। इसके अंदर मैंने कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए हैं और जो सेंटेंसेज आपको समझ में नहीं आए उन दोनों पे अपना फोकस रखेंगे। देखिए, यही बेस्ट वे है किसी भी चीज़ को करने का। पहले आप खुद करें, अपनी गलतियों को ढूंढें, फिर उनको सुधारें, ठीक है ना। कंटेम्प्ट फॉर लेबर आज का ट्यूटोरियल है, शुरू करें फटाफट से। देखो, लेबर क्या होता है? लेबर का मतलब होता है मजदूर या मजदूरी। आप किसी मजदूरी को भी, मजदूरी होती है ना, उसके लिए भी लेबर वर्ड यूज़ करते हैं, और मजदूरी को करने वाला मजदूर होता है, उसके लिए भी लेबर वर्ड यूज़ करते हैं। लेबर को लेबरर भी बोला जाता है ना, मजदूरी करने वाला। तो लेबरर और लेबर एक ही बात है ना। चलो, कंटेम्प्ट क्या होता है? किसी के लिए तिरस्कार या किसी के लिए केयरलेसनेस। जियो या मरो हमें कोई मतलब नहीं जो है पड़ता। अगर आप ये बात बोलना चाह रहे हैं ना, तो ये आपका इमोशंस है, उस इमोशन को बोलूँगा इमोशन ऑफ कंटेम्प्ट। समझ गए? तो कह रहा है कोई इंसान या कोई स्टेट या हम लोग कंटेम्प्ट दिखा रहे हैं लेबर के लिए, हमारे मजदूर जो वर्ग है ना, मजदूर जो क्लास है, उसके लिए हम तिरस्कार या केयरलेसनेस को दिखा रहे हैं। देखो, कंटेम्प्ट वर्ड है, इसके सारे सिनोनिम मैंने लिख दिए हैं। डिसडेन, डिसरिस्पेक्ट, हेट्रेड, नेग्लेक्ट, सबका मतलब यही है किसी को नज़रअंदाज करना या किसी से नफरत करना। अब दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हट करके हैं। कैसे? लोथ एंड लॉथ, दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ई का डिफरेंस है, पर दोनों में जो है बहुत फ़र्क है। लेकिन लॉथ जो होता है ना, लॉथ इसका मतलब होता है हेट करना, और ये लॉथ जो होता है ना बिना ई वाला, इसका मतलब होता है किसी काम के लिए रेडी ना होना, किसी काम के लिए अनिच्छुक होना, है ना, गैर रजामंद होना। आप बोलो मैं तो नहीं करूँगा ये, है ना, अनविलिंगनेस हो। तो लॉथ जो है एडजेक्टिव है बिना ई वाला, और जो ई वाला है ना, उसके पीछे देखो, हेट के पीछे भी ई है और इसके पीछे भी ई है। ऐसे इसकी ट्रिक बना के रखें। इसका मतलब होता है किसी से जो है नफरत खाना। याद रखें इस ट्रिक से इन दोनों वर्ड्स को। चलो अब देखते हैं कौन किससे कंटेम्प्ट कर रहा है। सेंटर शुड नॉट अलाउ एग्जेम्पशंस फ्रॉम वेलफेयर लॉज फॉर वर्कर्स mooted बाय स्टेट्स। सेंटर को नहीं करना चाहिए अलाउ। शुड का मतलब चाहिए, क्या नहीं अलाउ करना चाहिए? एग्जेम्पशंस को, उन रियायतों को, उन छूटों को, उन राहतों को। अच्छा, कौन सी राहत? जो कि हैं वेलफेयर लॉज से, जो कि हैं भलाई के कानूनों से। अच्छा, किन की भलाई के लिए? फॉर वर्कर्स, हमारे मजदूरों की। अच्छा, कौन सी एग्जाम्पशंस हैं? वो एग्जाम्पशंस जो म्यूटेड बाय स्टेट्स हैं, वो एग्जाम्पशंस जिनको सोचा गया है, सजेस्ट किया गया है हमारे स्टेट्स के, राज्यों के द्वारा। सेंटेंस समझ गए? जो हमारे राज्यों ने, स्टेट्स ने म्यूट किया ना एग्जाम्पशंस को, सोचा है जिनके बारे में, उन एग्जाम्पशंस को जो कि वेलफेयर लॉज से हमारे वर्कर्स की, उसको सेंटर को अलाउ नहीं करना चाहिए। सेंटेंस आप समझ गए होंगे। अभी मैं समरी दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एडिटोरियल क्या है। उससे पहले इसके पीछे की ग्रामर के अंदर अपने आएंगे। मूट करना क्या होता है? मूट करना मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ को सजेस्ट करना। गवर्नमेंट इज़ मूटिंग अ न्यू स्कीम फॉर द पुअर। गवर्नमेंट पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक नई स्कीम को इमेजिन कर रही है, एनविजेस कर रही है, सजेस्ट कर रही है, रिकमेंड कर रही है, दिमाग में सोच रही है। समझ गए ना मूड करना क्या होता है? एक मूड का मतलब ये भी होता है, एडजेक्टिव की तरह है, ऐसी चीज़ जिस पे बहुत कंट्रोवर्सी हो। दिस इज़ अ मूड क्वेश्चन, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ना, इस पर कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। तो दोनों तरह से मूड नाम का वर्ड यूज़ होता है। आप अगर रीडिंग करेंगे तो आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। चलो, दूसरी चीज़, सब्जेक्ट सबके सब क्या है? ग्रीन। वर्ब सबकी सब क्या है? पिंक। पूरे एडिटोरियल का सब्जेक्ट और वो मार्क्ड है। जो लोग हर रोज़ आते हैं उनको तो मालूम है ये कितनी जो है बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता दूं, ये फर्स्ट स्टेप है आपकी इंग्लिश सीखने का। अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर थोड़े से भी कंफ्यूज्ड हैं, उसका सब्जेक्ट और वर्ब आप 100% नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर आप पकड़ पा रहे हैं ना, तो 99% आप उस सेंटेंस के अंदर कंफ्यूज नहीं है। तो कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब मैंने मार्क कर दिए हैं। अब खुद मिला करके देखो, सब्जेक्ट मेरा और आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब आ जाओ इसके पीछे ग्रामर में। मैं आपको बताता हूँ, आपको हर वर्ड को उसके औकात दिखानी है अपने माइंड के अंदर। इस एक्सरसाइज को मैं वो करना भी सिखा चुका हूँ। एक बार मैं फिर से आपके सामने इस सेंटेंस को ब्रेक करके दिखाता हूँ पूरे को। सेंटर सब्जेक्ट है। कैसे? एक नाउन है, अकेला पड़ा है, ना इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही है, ना इससे पहले कोई वर्ब आ रही है, किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद आ गया शुड नॉट अलाउ। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसकी कोई वर्ब ना हो। इसके जस्ट बाद मेरे को शुड नाम की वर्ब दिखी, जो कि एक मॉडल वर्ब होती है, हमेशा अपने बाद मेन वर्ब लेती है, कभी भी खुद मेन वर्ब नहीं बन सकती। इसलिए अलाउ नाम की एक वर्ब मेन वर्ब इसके बाद बन करके आई। सेंटर शुड नॉट अलाउ। नॉट का मतलब होता है नहीं, एड वर्ब ऑफ नेगेशन। अच्छा, किसको अलाउ नहीं करना?
जो चीज़ वर्ब से व्हाट का रिप्लाई दे दे। आई नीड एन एप्पल, क्या चाहिए तुम्हें भाई, एप्पल। तो जो चीज़ क्या का जवाब दे दे या कौन का जवाब दे दे वो चीज़ होती है ऑब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट का या आपकी वर्ब का। तो सेंटर को अलाउ नहीं करना चाहिए एग्जाम्पशंस को, तो एग्जाम्पशन हो गया इस अलाउ वर्ब का ऑब्जेक्ट। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, अपने बाद में एक नाउन लेगा, नाउन है यहाँ पे वेलफेयर लॉज। लॉज क्या है, कॉमन नाउन है, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है प्रीपोजिशन का, साथ में वेलफेयर नाम का एडजेक्टिव अपने साथ में लेकर के बैठा है। फिर फॉर प्रीपोजिशन आई, उसके बाद वर्कर्स नाम का दूसरा कॉमन नाउन आया, इसका ऑब्जेक्ट बन के। म्यूटेड यहाँ एडजेक्टिव है, किसके लिए लगा है, एग्जाम्पशंस के लिए। और बाय प्रीपोजिशन के बाद में उसने अपना एक और ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, स्टेट्स नाम का नाउन। आपको अगर ये चीज़ कर सकते हो ना तो कोई चीज़ नहीं हरा सकती इंग्लिश के अंदर, अगर आप ब्रेक करना जानते हो सेंटेंसेस को। अब सवाल ये आता है सर हम कैसे सीखें, तो देखो मैं रोज़ सिखाता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब तो मार्क करता हूँ, और फिर भी कोई भी लड़के के दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट हो ना, चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट पढ़िए मेरी, शुरू से बता रखा मैंने, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बाय YET। हर सेंटेंस को ब्रेक करके दिखाता हूँ, जा करके कोशिश करें। इसमें एक एक वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है ब्रेक करके आपको इसी तरह से बताने की। बढ़ें आगे। इस सेंटेंस में एक एरर भी है, म्यूटेड जो है एग्जाम्पशंस नाम के नाउन के लिए लगा हुआ है एडजेक्टिव, तो इसको बिल्कुल इसके बाद में होना चाहिए, है ना। वर्कर्स के बाद लगा करके इसके मीनिंग को अनक्लियर कर दिया इसने। वर्कर्स म्यूटेड थोड़े ना, एग्जाम्पशंस म्यूटेड है। तो सेंटेंस इस तरह से बनता है, सेंटर शुड नॉट अलाउ एग्जाम्पशंस म्यूटेड बाय स्टेट्स फ्रॉम वेलफेयर लॉज फॉर वर्कर्स, है ना। सही सेंटेंस ऐसा बनता है। चलो न्यूज़पेपर वाला है, इसको माफ़ कर देते हैं। अब एक छोटी सी समरी मैं आपको दे दूं, आपको पता लगे क्या पढ़ रहे हैं हम। हुआ ये है कि MP और UP ने यूँ कह दिया कि अभी जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ख़राब हो गई है ड्यू टू लॉकडाउन। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो जो इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्री काम करनी शुरू करेंगे ना, उनके अंदर वेलफेयर लॉज जो होते हैं ना वर्कर के, उनसे हमको एग्जाम्पशन दे रहे हैं। अब ये वेलफेयर लॉज क्या होते हैं, ताकि आप वर्कर्स का शोषण ना करो, उनसे आप 12-12, 15-15 घंटे काम ना करवाओ, उनसे डबल काम करा करके आधी पगार ना दो, समझ गए ना। ये होते हैं बेसिक वेलफेयर लॉज। तो UP क्या कह रहा है और MP क्या कह रहा है, इन लॉज से हम इंडस्ट्री को भी मुक्ति देते हैं अगले 2-3 साल के लिए, ताकि इंडस्ट्रीज फुल ऑन काम कर सकें, वर्कर्स का खूब फ़ायदा उठा सकें और अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से जो है ना सिरे से जो है पटरी पर लेकर के आएँ। सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है आपने शुरू से लास्ट तक सिर्फ अपनी सोची। आप घरों में बैठे रहे लॉकडाउन के अंदर, आपने ये नहीं सोचा माइग्रेंट वर्कर है भूखा मरेगा, चलो कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी थी इसलिए आपने ऐसा किया। बोला अब कौन सी मजबूरी है, कह रहा है जब लॉकडाउन था तब भी आपने मजदूरों का स्वाद ले लिया, अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है फिर आप उनका स्वाद ले रहे हो। तो मतलब ऐसा कंटेंट है क्या आपके दिमाग में इन लेबर्स के लिए, आप इनकी कोई परवाह नहीं करते हो। अब आप इनके लेबर लॉज भी इनसे छीन लोगे, इनसे 15-15 घंटे काम करवाया जाएगा, उनको पैसे नहीं देंगे, है ना। और कोई लॉ नहीं होगा जो कि सज़ा देगा उस मालिक को फैक्ट्री के। इनको पानी की सैनिटेशन की सुविधाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, इनकी कैंटीन के अंदर चाय बंद हो जाएगी। बोला आप यही चाहते हो ना, इसी के नाम पे आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पे आप इनको कर रहे हो जो है वायलेशन इनका। तो कह रहा है इस तरह के काम मत करो, आंखें खोलो, लॉकडाउन से सब परेशान है और हमसे ज़्यादा परेशान है मजदूर। तो ये इसकी आज की समरी है। बहुत बुरे से क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बहुत गुस्से में अपना एडिटोरियल आज का, है ना। कोशिश करें इस समरी को 6 to 8 सेंटेंसेस के अंदर लिख करके कमेंट सेक्शन में डालने की। देसी भाषा मैंने आपको बता दी है, अब आगे जो है ना डिटेल्स मेरे साथ देखोगे, उनको इंक्लूड करके 6 सेंटेंसेस में लिखेंगे तो बेहतर बनेंगे, ये इस चीज़ पे ना मेरा वादा है आपका। चलो शुरू करते हैं। कह रहा है एट अ टाइम व्हेन एवरीवन इज अवेटिंग एन अर्ली एंड टू द हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस caused by the global pandemic, the interest of the laborers and workers are once again set to be sacrificed। कह रहा ऐसे एक वक्त पे, at a time। अच्छा कैसा वक्त, कह रहा when, जब हर एक इंसान, everyone is awaiting, वो कर रहा है इंतज़ार। अच्छा किस चीज़ का वेट कर रहा है, कह रहा है एक फटाफट से ख़त्म हो जाने का, अर्ली एंड का। अच्छा किस चीज़ के, इस क्राइसिस के जो कि हेल्थ का है और इकोनॉमिक है, जो कि आपके स्वास्थ्य का भी है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का भी है। कह रहे जब ऐसे वक्त पे हर आदमी कर रहा है इंतज़ार। अब कह रहे इकोनॉमिक क्राइसिस कौन सा है ये, कह रहे जो कि कॉज्ड बाय है, जो कि शुरुआत हुई है जिसकी या जिसका कारण है ग्लोबल पैंडमिक, पूरी दुनिया के अंदर आई हुई महामारी। कह रहा ऐसे एक वक्त पे हुआ क्या, कह रहा इंटरेस्ट जो है ना, वेलफेयर जो है, भलाई जो है मज़दूरों की, लेबरर्स की और वर्कर्स के, कारीगरों की, वो वंस अगेन एक बार फिर से सेट है, वो वंस अगेन एक बार फिर से तैयार हैं सेक्रीफाइस होने के लिए, बलिदान बलि चढ़ने के लिए। समझ गए सेंटेंस को। ऐसे एक वक्त पे जब हर एक आदमी सोच रहा है
कब इस क्राइसिस का ख़त्म हो, एंड हो, वो वाला क्राइसिस जो कि दुनिया भर में महामारी से आया हुआ है। ऐसे एक वक्त पे भलाई जो है ना मज़दूरों की और कारीगरों की, वो फिर से एक बार तैयार है सेक्रीफाइस होने के लिए, फिर से उसकी बलि हम जो है देने वाले हैं। समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वर्ब पकड़ोगे तो बड़े आसानी से पकड़ लोगे, नहीं तो मारोगे अंधेरे में तीर। आ जाओ सेंटेंस के पीछे ही ग्रामर में। आज का कॉन्सेप्ट यहीं पे कर लेंगे अपने ग्रामर वाला। कॉज्ड बाय क्या होता है? अचानक से आई V3 है, बनती है, काम करती है ऑब्जेक्टिव का, एडजेक्टिव का। कौन सा क्राइसिस? जो कि कॉज्ड बाय ग्लोबल पैंडेमिक। जब जब V3 बिना हैज़ हैव हैड के आएगी अचानक से सेंटेंस के अंदर, बिना मेरे वर्ब बने, वो काम करती है एडजेक्टिव का, अपने आने वाले किसी नाउन का, आसपास का, उसको जो है डिफाइन करती है। दूसरी चीज़ इज़ अवेटिंग। यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, वीडियो कर देना पॉज सुन के, इज़ अवेटिंग की जगह पे इज़ वेटिंग क्यों नहीं आया? एवरीवन इज़ वेटिंग एन अर्ली एंड ऐसा क्यों नहीं आया, है ना? अपने आप से पहले सोचो, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझो तो अच्छे से आपको समझ में आएगा अवेटिंग और वेट में क्या फ़र्क होता है। चलो थोड़ा सा आइडिया लेना दिमाग में, आपका दिमाग क्या कहता है। अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे अगले 5 मिनट के अंदर। देखो, वेट और अवेट दो वर्ब्स हैं, दोनों का मतलब एक ही है, किसी का करना इंतजार। अब इनका एक बेसिक सा डिफरेंस है, समझ में आ जाएगा तो एक बार में आ जाएगा आपको। बात यह है कि वेट है ना, उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। वेट वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो काम चल जाएगा, पर अवेट वर्ब है ना, उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल अब देखो मेरे साथ, ऑब्जेक्ट तो समझते हो ना आप। आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। जो ईट वर्ब है, एट है जो मैंने लिखा, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, है ना। जो वर्ब का वट या होम से रिप्लाई दे दे वो ऑब्जेक्ट होता है। वेट वर्ब वो क्या बोलती है? मुझे नहीं दोगे तो भी चलेगा। अवेट क्या बोलती है? देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो काम नहीं चलाऊंगी। चलो अब 4 सेंटेंसेज हैं आपके सामने, मैं इनको वेट और अवेट इसी जो है ना बेसिक से लॉजिक के ऊपर लगा करके दिखाता हूँ। शी वॉज यहाँ पे कुछ लगाना है आपको, वेटिंग और अवेटिंग फॉर 3 hours बिफोर लिविंग। वो वेट कर रही थी 3 घंटे से लीव करने से पहले, जाने से पहले। सेंटेंस को ब्रेक कर ले। शी सब्जेक्ट है, वो जिसकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, इन दोनों में से एक। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 3 hours, बिफोर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है लिविंग। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मेन वर्ब आएगी, इस मेन वर्ब के बाद में इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ गए मेरी बात को? क्यों? शी वॉज वेटिंग, किसका वेट कर रही थी? ये तो कहीं नहीं बताया इसने। शी वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रही थी। समझ गए मेरी बात को? किसका इंतजार कर रही थी? वट का रिप्लाई देने के लिए कोई नाउन नहीं बच रहा। इस केस के अंदर मुझे क्या करना है, जब जब मेरे पास कोई नाउन ना बचे, मैं वहाँ पे अवेटिंग नहीं लगा सकता। तो शी वॉज वेटिंग फॉर 3 hours बिफोर लिविंग। समझ गए ना? अगर यहाँ पे अवेट किसका इंतजार कर रही थी, अगर ये लिखा होता ना, अगर सीधे सीधे बिना प्रीपोजिशन के मैं यहाँ डाल देता, शी वॉज अवेटिंग हर रिजल्ट, वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, है ना। अगर वहाँ पे रिजल्ट होता तो मैं अवेटिंग लगाता, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं वेटिंग लगा रहा हूँ। समझ गए? अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दे आर स्टिल वेटिंग या वेटिंग अ रिप्लाई फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो अभी भी रिप्लाई का सरकार से वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? रिप्लाई का। जब जब आपके पास चीज़ आ जाएगी ना जिस चीज़ का वेट हो रहा है, तब तब आपको क्या यूज़ करना है? अवेट को यूज़ करना है, क्योंकि अब अवेट को मिल गया एक ऑब्जेक्ट। बस यही है कहानी। जब जब कोई चीज़ का वेट कर रहे हो, वो चीज़ आपकी सेंटेंस में आ गई, तब आपको क्या यूज़ करना है? वेट को। जब जब वो चीज़ नहीं आई, तब आपको यूज़ करना है वेट को। तो मैं क्या बोलूँगा? दे आर स्टिल अवेटिंग अ रिप्लाई फ्रॉम द गवर्नमेंट। हटा दूँ उसको वेटिंग को यहाँ से। चलो, कैन यू प्लीज़ वेट या अवेट 20 मिनट्स। क्या तुम 20 मिनट के लिए इंतज़ार कर सकते हो? क्या तुम 20 मिनट के लिए इंतज़ार कर सकते हो? किसका इंतज़ार कर सकते हो? बताया मुझे? नहीं बताया। आपको तो सिर्फ 20 मिनट के लिए बोला है। ये 20 मिनट एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कितनी देर के लिए करना है ना। तो ये 20 मिनट जो ऑब्जेक्ट नहीं है, 20 मिनट का इंतज़ार नहीं करना। इंतज़ार तो किसी और चीज़ का करना है जिसका मैंने नाम लिखा नहीं है यहाँ। अगर नाम नहीं लिखा है तो क्या लगाऊंगा? वेट। कैन यू प्लीज़ वेट 20 मिनट्स। अब यहाँ वेट लगा होगा ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बस यही होता है कॉमन एरर का क्वेश्चन, आपको वेट की जगह वेट लगा के देगा, आपको उसको चेंज करना होता है वेट में। एक और सेंटेंस देख लो। द मोस्ट वेटेड या अवेटेड फाइनल एपिसोड ऑफ GOT हैज़ बिन रिलीज्ड। सबसे ज़्यादा अवेटेड या वेटेड फाइनल एपिसोड जो है गेम ऑफ थ्रोन्स का रिलीज़ हो गया। ध्यान दोगे तो यहाँ पे फाइनल एपिसोड से पहले वेटेड या वेटेड एक एडजेक्टिव काम करेगा, है ना। फाइनल एपिसोड जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है। अब एक चीज़ याद कर लेना, वेट और अवेट में से अगर आपको पास्ट फॉर्म में एडजेक्टिव को यूज़ करना हो तो आप अवेटेड यूज़ करेंगे। तो मोस्ट अवेटेड, द लॉन्ग अवेटेड, द फॉरएवर अवेटेड। मोस्ट वेटेड, लॉन्ग वेटेड, फॉरएवर वेटेड नहीं होता। अब ये कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है इसके पीछे कोई ग्रामर रूल है, ऐसा बोला जाता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो मोस्ट अवेटेड ही होता है, कभी भी वेटेड नहीं होता। तो अलग से लिख लें इसको,
पास्ट फॉर्म में एडजेक्टिव जब भी यूज़ करना है आपको तो वेट और अवेट में से अवेटेड को आप देंगे प्रेफरेंस, ठीक है ना। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप डिक्शनरी खोलोगे, जो लोग अच्छे से देखेंगे उनका सवाल होगा कमेंट सेक्शन में, सर हमने डिक्शनरी में देखा कि वेट जो है ना वो भी ऑब्जेक्ट लेती है। आपने बोला वेट को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मैंने क्या बोला, वेट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये नहीं रखेगी, वेट वो भी ऑब्जेक्ट रख सकती है। जहाँ जहाँ आपने वेट लगाया ना वहाँ वहाँ वेट लग सकता है। बट ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बैंक्स और एसएससी आपसे पूछते हैं ना, वो बेसिकली यही आपसे पूछते हैं। वेट वर्ब जो है ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, दे आर स्टिल वेटिंग अ रिप्लाई, है ना, आप ऐसा भी लिख सकते हो। फॉर भी लगा होता है कई बार, वेटिंग फॉर अ रिप्लाई, कई बार सीधे सीधे होगा दे आर स्टिल वेटिंग अ रिप्लाई, ऐसा भी लिख सकते हो। पर जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने को कहता है कि जब जब आपको ऑब्जेक्ट मिले तो वेट लगाओ, जब ना मिले तो वेट लगाओ, ठीक है ना। सीखने के हिसाब से सीख लो, जहाँ जहाँ वेट आपने लगाया वहाँ भी वेट आ सकता है, पर अगर ऑब्जेक्ट ना हो तब आपको वेट ही लगाना है, बिना ऑब्जेक्ट के वेट नहीं आता। समझ गए ना इस चीज़ को, तो कंफ्यूज ना हो, ऑब्जेक्ट वाली जगह पे भी वेट को लगा सकते हैं। पर आपका बैंक और एसएससी का एग्जाम जो है ना वो आपके इस टेस्ट को जो है ना, नॉलेज को जो है टेस्ट नहीं कर रहा, वो ये नॉलेज को टेस्ट कर रहा है आप कि आप जो है बिना ऑब्जेक्ट के वेट लगाते हो या नहीं लगाते हो, ठीक है। चलो अगर समझ गए तो एक छोटा सा क्विज है आपके लिए, 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। चौथा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हार्ड है, हार्ड होने के साथ साथ क्या, मैंने क्लोज टेस्ट जैसा ही बना दिया इसको, है ना, 4 ऑप्शन भी दे दिए मैंने। चौथे क्वेश्चन में एक स्पेशल एरर भी है, एडिशनल एरर, जो मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ। तो कोशिश करें 1 2 3 4 बल्कि 5 क्वेश्चन शायद आपके पास, कमेंट सेक्शन में डाल दो आंसर्स, सही गलत का देख लेंगे वहीं पे। चलो बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर वीक्स ऑफ फोर्स क्लोजर इज़ इंडीड अ की ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। कह रहा जो रिवाइवल है ना, फिर से जान फूंकने का काम है, और किस में, बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सारी की सारी गतिविधियों में जो रिलेटेड है व्यापार से। कह रहा और कब, वीक्स के बाद में, हफ्तों के बाद में, और किस चीज़ के, ऐसे क्लोज़र के, ऐसे तालाबंदी के, ऐसे लॉकडाउन के जो फोर्स था ज़बरदस्ती करवाया गया। तो कह रहा है जो रिवाइवल है ना इस फोर्स क्लोज़र के बाद, वो इज़ क्या है, वास्तव में इंडीड एक की ऑब्जेक्टिव है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है, टू बी अचीव्ड, जो कि अचीव किया जाना है। समझ गए ना, कह रहे हैं जान फूंकने का काम बहुत ज़रूरी है और इसको किया जाना भी चाहिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर हफ्तों बाद। अगले सेंटेंस में कह रहा है हाउएवर, हालांकि, इट इज़ अमोरल एंड पावर्स ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट्स टू एड्रेस दिस नीड बाय ग्रांटिंग स्वीपिंग एग्जम्पशंस फ्रॉम लीगल प्रोविजंस एम्ड एट प्रोटेक्टिंग लेबरर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन फैक्ट्रीज। कह रहा है लेकिन ये बहुत ही अमोरल है। मॉरल क्या होता है, नैतिक, जो आपका सही हो ना, दिमागी, जो अपने जो है संस्कारों के हिसाब से, अपनी जो है वैल्यूज़ के हिसाब से, वो चीज़ होती है मॉरल। अब इसके आगे लग गया ए, अमोरल का मतलब क्या है, अनैतिक। तो कह रहा है ये बड़ी अनैतिक सी बात है, अमोरल सी बात है, और क्या है, बड़ी परवर्स बात है। अभी परवर्स क्या होता है, बहुत ही ख़राब हो, इतना ख़राब हो, मॉरलिटी से बिल्कुल ही हट करके हो, मतलब एक जो है ना ईवल चीज़ बोलते हैं ना, ख़राब चीज़, उसको कहते हैं परवर्स। तो कह रहा है ये तो बड़ी अनैतिक और बड़ी ही ख़राब बात है, और किस पे, ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के तरफ से। ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब क्या है, उनके एंड से, है ना, उनकी तरफ से, और किस काम के लिए, एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, दिस नीड, इस वाली नीड को, कौन सी नीड को, रिवाइव करने की इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो कह रहा बड़ी ख़राब बात है, इस नीड को जो है एड्रेस करने के लिए कुछ स्टेट्स ने जो काम किया है, और कैसे एड्रेस किया है, बाय ग्रांटिंग स्वीपिंग एग्जम्पशंस, स्वीपिंग एग्जम्पशंस को ग्रांट करके, खुले तौर पे एकदम जनरलाइज सी रियायतों को दे करके, और किस चीज़ से, फ्रॉम लीगल प्रोविजंस, कानूनी कलमों से, धाराओं से, प्रोविजन से। और कैसी प्रोविज़न, जो कि एम्ड एट हैं, जिनका एक ही मकसद था, और किस चीज़ पे, प्रोटेक्ट करना लेबरर्स को, मजदूरों को, और एम्प्लॉयज़ को फैक्ट्रीज़ के अंदर। अच्छा, और कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और कहाँ पे, अदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, दूसरे जो है ना व्यापारों के अंदर। समझ गए सेंटेंस को, रिपीट कर देता हूँ, डरना मत। कह रहा हालांकि बड़ा ही इमोरल और परवर्स ख़राब बात है हमारी स्टेट्स की, किस नीड को एड्रेस किया उन्होंने, ग्रांट करके ऐसी एग्जम्पशंस, ऐसी रियायतें जो स्वीपिंग थी, बड़ी जनरलाइज थी, और ये बाद में बताऊंगा इस वर्ड को मैं, जो बड़ी जनरलाइज थी, और वो थी लीगल प्रोविजन से, कानूनी कलमों से, वो कलमें जो एम्ड एट थी, जिनका एक ही मकसद था, प्रोटेक्ट करना हमारे मजदूरों को, एम्प्लॉयज़ को फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, और दूसरे व्यापारों में। अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे में ग्रामर पे।
परवर्स मैंने आपको बता दिया। आउट जो अटरली बैड चीज़ होती है ना उसको कहते हैं आउटरेजियस चीज़ को, बैड चीज़ को परवर्स, है ना, बहुत ही ख़राब। इसका एक सिनोनिम है निफेरियस और इग्रीजियस। आगे आएंगे, अभी थोड़ा ध्यान रखना है, एक बार सुन के रखो, निफेरियस और इग्रीजियस। चलो दूसरी चीज़ स्वीपिंग, ये क्या होता है? एक बार देखो इस वर्ड को, ये वर्ड बहुत बार आएगा। स्वीपिंग एग्जम्पशन आएगा कहीं पे, देखो एक बार, एक सेकंड रुको, कहीं कहीं तो आएगा स्वीपिंग एग्जम्पशन, कहीं कहीं आएगा स्वीपिंग बैन, स्वीपिंग पावर्स, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, स्वीपिंग रिफॉर्म्स, स्वीपिंग चेंजेस, है ना। अब एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि स्वीपिंग का मतलब क्या होता है। स्वीपिंग का मतलब होता है जनरलाइज्ड, जिसमें हम भेद नहीं करें गधे और घोड़े का, समझ गए ना, बस है तो है। अब चाहे तुम्हारे को ज़रूरत है चाहे तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है, मैंने कह दिया तो हो गया। चाहे मतलब किसी को भी हमने कोई भी अलग से ट्रीटमेंट नहीं दी, स्वीपिंग जो है ना हमने कोई चीज़ कर दी। इसको अगर हिंदी में समझें ना, इसके लिए वर्ड है हिंदी में आड़ू। अगर आप आड़ू वर्ड को समझते हो ना, अगर जो लोग हिंदी समझते हैं शायद वो समझते होंगे, आड़ू ऐसा ही होता है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करता वो किसी चीज़ के अंदर, कोई आड़ू आदमी होता है, मतलब एकदम गंवारापना वाले काम होते हैं ना, वो होते हैं स्वीपिंग काम, समझ गए ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब इन वर्ड्स को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, पांचों वर्ड्स को, आपको अच्छे से वर्ड जो है ना क्लियर हो जाएगा। इन पांचों फ्रेजेस को हम यूज़ करेंगे। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ स्वीपिंग बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। सरकार ने इम्पोज कर दिया एक बैन को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट पे। कौन सा बैन था? स्वीपिंग बैन। अब देखो स्वीपिंग बैन क्या है, चाहे आप हमारे दोस्त हो चाहे हमारे दुश्मन हो, चाहे बहुत पैसे वाले हो चाहे बहुत कम पैसे वाले हो, चाहे आपने एक गोली का ऑर्डर डाला है चाहे आपने 1 लाख गोली का ऑर्डर डाला है, हमारी तरफ से तो बैन है, स्वीपिंग बैन, समझ गए, जनरलाइज्ड बैन। द पॉलिटिशियन गेव अ स्वीपिंग स्टेटमेंट ऑन द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन। पॉलिटिशियन ने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी रिजर्वेशन के ऊपर। अब कैसी स्टेटमेंट होगी? इसमें इसने कुछ नहीं बोला कि एससी को देना चाहिए, एसटी को देना चाहिए, ओबीसी को देना चाहिए, जनरल को देना चाहिए। उसने बोल दिया अरे भाई रिजर्वेशन तो बड़ी ख़राब चीज़ है। जनरलाइज सी स्टेटमेंट है ना, तो क्रीमी लेयर की बात कर रहा है ना, किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा है, एक जनरलाइज सी स्टेटमेंट दे दी, आड़ू सी स्टेटमेंट। अच्छा रिजर्वेशन अरे बहुत बहुत बड़ी ख़राब चीज़ है वो, तो समझ गए ना। द पॉलिटिशियन गेव अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। इस तरह की आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे आप इस तरह की चीज़ों को, स्वीपिंग स्टेटमेंट दी, है ना। अब आगे देखो, सिक्योरिटी फोर्सेज हैव स्वीपिंग पावर्स अंडर AFSP इन असम। ये एक एक्ट है, आपको पता होगा, सिक्योरिटी फोर्सेज का स्पेशल पावर्स एक्ट। कह रहे सिक्योरिटी फोर्सेज के पास स्वीपिंग पावर्स हैं। अब कैसी पावर्स हैं? इस पावर में कोई भेद नहीं है, चाहे आप आतंकवादी हो चाहे आप सिविलियन हो, अगर उसने आपके घर पे आकर के आपकी जो है ना कुछ करना है ना, उसे घर पे आकर के आपको गिरफ्तार करना है, आपके घर की तलाशी लेनी है, तो स्वीपिंग पावर्स हैं उसके पास, एब्सोल्यूट पावर्स हैं बिना गधे और घोड़े के बीच के भेद की, समझ गए। सिक्योरिटी फोर्सेज हैव स्वीपिंग पावर्स। द होल कंट्री वोटेड विद देयर फीट इन फेवर ऑफ स्वीपिंग रिफॉर्म्स। पूरे देश ने ऐसे वोट किया, ये एक ईडियम है, वोट विद समवंस फीट। कह रहा पूरे देश ने अपने फीट के साथ वोट किया स्वीपिंग रिफॉर्म्स के फेवर में। कैसे रिफॉर्म्स चाहिए? हमें तो टोटल रिफॉर्म्स चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए आप एजुकेशन में करोगे, कि आप फाइनेंस में करोगे, कि आप किसी और चीज़ में करोगे। हमारी पूरी कंट्री ने ऐसे वोट दिया कि हमें तो पूरी तरह से रिफॉर्म चाहिए, शुरू से लास्ट तक जनरलाइज रिफॉर्म चाहिए। द गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग स्वीपिंग चेंजेस इन द करंट एजुकेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है पूरी तरह से बदलाव अभी की एजुकेशन पॉलिसी में। तो कैसा बदलाव होगा? ऐसा नहीं होगा प्राइमरी का होगा या सेकेंडरी का होगा या कॉलेज एजुकेशन का होगा, नहीं, वो तो पूरी तरह से बदलाव करने वाली है, जनरलाइज सा बदलाव करने वाली है। शायद इस वर्ड को आप क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में, स्वीपिंग वर्ड को किस तरह से यूज़ करते हैं। ये 5-6 तरह के फ्रेज हैं जहाँ पे इनको बार बार आप इस वर्ड को ना एनकाउंटर करेंगे। वोट विद समवन फीट, ये मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया क्योंकि ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, एक बार तो खबरी पे, एक दूसरे एडिटोरियल में। कोशिश करो, आपको याद है तो बता दो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो सर्च करो नेट पे, बहुत अच्छी कहानी है इसके पीछे। वोट विद समवन फीट क्या होता है, अपने पैरों से वोट करना का मतलब क्या होता है। ईडीएम है कि ये बहुत अच्छी ईडीएम है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कह रहा है मध्य प्रदेश हैज embarked on a plan to give a boost to business industry by allowing units to be operated without many of the requirements of the Factories Act। कह रहा है मध्य प्रदेश जो है ना उसने एम्बार्क ऑन कर दिया एक प्लान पे, उसने शुरुआत कर दी एक प्लान की, लॉन्च कर दिया एक प्लान को, और क्या करने के लिए? देने के लिए एक बूस्ट, देने के लिए एक धक्का। किनको? बिजनेसेस को और इंडस्ट्री को। और कैसे? अलाउ करके इनकी यूनिट्स को, अलाउ करके इनके कारखानों को ऑपरेट करने का, टू बी ऑपरेटेड। और कैसे? बिना किसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट के फैक्ट्रीज एक्ट की। फैक्ट्रीज एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप तो अपना काम शुरू करो, जैसे घुमाना घुमाओ इन वर्कर्स को, जैसे काम करवाना करवाओ। कह रहा है वर्किंग आवर्स, अब देखो ये फैक्ट्री एक्ट्स के अंदर कैसी जो रिक्वायरमेंट थी वो हट जाएंगी। वर्किंग आवर्स मे एक्सटेंड टू 12 आवर्स, जो आपके वर्किंग आवर्स है मजदूरों के अब 12 घंटे के हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 8, बजाय 8 घंटे के। कह रहे हैं वीकली ड्यूटी अप टू 72 आवर्स, जो वीकली ड्यूटी है वो हो सकती है 72 आवर्स की। तो ये पहले ऐसे लॉज होंगे कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है
अब वो 12 घंटे की भी हो सकती है, बिना ओवर टाइम के 12-12 घंटे वर्कर से काम करवाया जा सकता है। सिंपल सेंटेंस है, एक ही चीज़ है देखने वाली। एम्बार्क वर्ब आई है। एम्बार्क का मतलब क्या होता है? एम्बार्क के बाद ऑन देखेंगे आप, जनरली इनटू भी आता है पर जनरली ऑन देखेंगे। एम्बार्क ऑन का मतलब क्या होता है? नई चीज़ की शुरुआत करना, है ना, किसी चीज़ को बिगिन करना, लॉन्च करना, जो है कमेंस करना। जैसे सनी लियोनी एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू करियर इन एक्टिंग 2016। सनी लियोनी ने एम्बार्क ऑन कर दिया, लॉन्च कर दिया, शुरुआत कर दी अपने एक नए करियर की एक्टिंग के अंदर, है ना। पहले कुछ और करियर था, बाद में कुछ और करियर है। दे एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने शुरुआत कर दी एक जर्नी की पूरी दुनिया के अंदर। वैसे मध्य प्रदेश ने एम्बार्क कर दिया एक प्लान को इस काम को करने के लिए। आपको मीनिंग नहीं समझना, फील लेनी है, इस तरीके से सीखो। एक बार सीखो ना, उसके बाद आप उस चीज़ को जो है ना ज़िंदगी भर आपके दिमाग में क्लियर रहे। अब इस वर्ड के आप नोट्स बना लो, एम्बार्क वर्ड को, आप कभी भी ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे इस वर्ड से। आगे बढ़े। कह रहा गोइंग बाय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिमार्क्स, इट अपीयर्स दैट द स्टेट हैज़ यूज्ड सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। कह रहा गोइंग बाय, ये कई बार आपको फ्रेज मैंने बताया है, के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू आप इसको बोल सकते हैं। गोइंग बाय की जगह आप यूँ लिखो ना, अकॉर्डिंग टू, तो भी चलेगा। तो कह रहा अगर गोइंग बाय करें, अगर के हिसाब से देखें, अगर अकॉर्डिंग टू हो, चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है ये, इनके रिमार्क्स के, कह रहा इनके रिमार्क्स के हिसाब से क्या है? कह रहा इट अपीयर्स, ऐसा दिखाई देता है। और क्या चीज़? कह रहा स्टेट हैज़ यूज सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। स्टेट यूज़ कर चुकी है, इस्तेमाल ला चुकी है एक्ट के सेक्शन 5 को। अच्छा, कौन सा सेक्शन 5 है? कह रहा विच परमिट्स एग्जाम्पशन फ्रॉम इट्स प्रीवियस प्रोविजंस फॉर 3 मंथ्स। कह रहे जो कि सेक्शन 5 वो है जो कि परमिट करता है राहत को, रियायत को, इसकी प्रोविजंस की, किसकी? एक्ट की प्रोविजंस की। और कब के लिए? 3 महीनों के लिए। कह रहा इन द होप, इस होप के अंदर, इस आशा के अंदर। अच्छा, आशा क्या है? द सेंटर वुड अप्रूव सच सस्पेंशन फॉर एटलीस्ट 1000 डेज। कह रहा सेंटर जो है ना वो अप्रूव कर देगा, मंजूरी दे देगा इस सस्पेंशन की कम से कम 1000 दिनों के लिए। तो ये एक्ट है, इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 5 के अंदर। आप इस एक्ट को भूल सकते हो, सेक्शन 5 यूँ कहता है। पर कह रहा भूलने के लिए आप सिर्फ 3 महीने के लिए भूल सकते हो, और फिर सेंटर से आपको पूछना है। अगर सेंटर अप्रूव कर दे तो ये 3 साल के लिए, मतलब 1000 दिनों के लिए ये एक्ट आपकी स्टेट में नहीं लगेगा। तो कह रहा चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह के रिमार्क्स ऐसे ही लगते हैं कि सेक्शन 5 को उन्होंने यूज़ कर लिया है और 3 महीने के लिए एग्जेम्पशन दे दिया है, इस आशा में कि सेंटर अप्रूव कर देगा बाद में 1000 दिनों के लिए। बढ़े आगे। कह रहा हाउएवर दिस एग्जाम्पशन कैन बी गिवन ओनली ड्यूरिंग ए पब्लिक इमरजेंसी डिफाइंड इन अ लिमिटेड वे एज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी। कह रहा हालांकि, हाउएवर, ये जो एग्जाम्पशन है ना, ये जो छूट है, ये महज तभी दी जा सकती है पैसिव वॉइस में, कैन बी गिवन। अच्छा, कब? कह रहा एक पब्लिक इमरजेंसी के दौरान। और कौन सी इमरजेंसी? जो डिफाइंड है एक लिमिटेड वे में, उसकी लिमिट्स हैं। ऐसे नहीं खुले खुले कोई भी इमरजेंसी आप बोल दो, लिमिटेड वे में। और कैसे? एक चुनौती की तरह, सिक्योरिटी को, सुरक्षा को। और किस कारण से? ड्यू टू वॉर, वॉर के कारण, और एक्सटर्नल एग्रेशन, और बाहर से आने वाले एग्रेशन के कारण। तो कह रहा है ये जो आपने इमरजेंसी का जो क्लोज आपने यूज़ किया ना, बड़ी लिमिटेड डेफिनेशन है उसकी। ये तभी लगती है इमरजेंसी, पब्लिक इमरजेंसी, जब सिक्योरिटी की थ्रेट हो किसी वॉर से या किसी आउटसाइड एग्रेशन से। अब एग्रेशन वर्ड आप जानते हैं, असॉल्ट करना, एग्रॉच करना, इन्वेजन करना। इसका मतलब क्या होता है एग्रॉच करने का? किसी जगह पे जाके कब्जा कर लेना। इन्वेजन का मतलब यही होता है अंदर घुस जाना, है ना। तो कोई बाहर से आके अपने देश में घुस जाए, इन्वेजन कर ले, इनक्रॉस कर ले, हमला कर दे, तभी आप इस एक्ट को कर सकते हो, जो है सस्पेंड। अब एक देखने वाली चीज़ है, ये थ्रेट के बाद में टू लगा है, फिक्स प्रीपोजिशन है। थ्रेट के बाद में टू अपने दिमाग में बिठा लो। थ्रेट टू द सिक्योरिटी, थ्रेट टू द सॉवरेनिटी, थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। हमेशा टू लगा करके आप बताते हो किस चीज़ को किससे थ्रेट है। आगे बढ़ें। कह रहे यूपी हैज़ अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस सस्पेंडिंग फॉर 3 years ऑल लेबर लॉस। अब देखो यूपी, कह रहा है यूपी जो ना अप्रूव कर चुका है एक ऑर्डिनेंस को, एक अध्यादेश को। कौन सा ऑर्डिनेंस? सस्पेंड करने वाला, जो कि है 3 साल के लिए सारे के सारे लेबर लॉज को। अच्छा, कौन से लेबर लॉज? सेव, सिवाय अ फ्यू वंस, कुछ एक को। अच्छा, सिवाय कौन से फ्यू वंस के? जो कि रिलेटिंग टू हैं, सीधे सीधे रिलेटेड हैं अबॉलिशन, रोकने को, चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर को, बंधुआ मजदूरी को और बच्चों की मजदूरी को। और किसको रिलेटेड हैं? विमेन एम्प्लॉयज़ से, औरतों से। और किससे? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से। और किससे? पेमेंट ऑफ वेजेस से। अच्छा, साथ ही साथ किससे? बिसाइड्स
कंपेंसेशन टू वर्कमैन फॉर एक्सीडेंट्स वाइल ऑन ड्यूटी, जो हर्जाना दिया जाता है वर्कमैन को एक्सीडेंट्स पे ड्यूटी के वक्त। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो। यूपी ने अप्रूव कर दिया है एक ऑर्डिनेंस को जो सस्पेंड कर देता है 3 साल के लिए सभी के सभी लेबर लॉज को। अब देखो कुछ एक को नहीं करता सस्पेंड, वो बता रहा है, कह रहा है छोड़ करके कुछ एक को, अ फ्यू वंस को। अब देखो वो कुछ एक कौन सी हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं अबॉलिशन से, रोकने से चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर को, और किससे रिलेटेड है, औरतों की एम्प्लॉयमेंट से, और किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से, पैसे से, वेजेस से, और रिलेटेड है उस हर्जाने से जो वर्कमैन को एक्सीडेंट पे ड्यूटी के वक्त दिया जाता है, एक्सीडेंट के वक्त जो है ड्यूटी पे दिया जाता है। तो मतलब इन सबको तो जो है लॉज वो चलेंगे, इनको छोड़ के बाकी सब यूपी ने क्या बोला, 3 साल के लिए भूल जाओ। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, ये सेव क्या होता है, सेव मतलब होता है किसी को बचाना, है ना, वो होती है सेव। तो अब यहाँ पे सेव इसने यूज़ किया एज ए प्रपोजिशन, इसका मतलब होता है सेव का छोड़ करके, या आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट, या बोल सकते हैं बारिंग, या बोल सकते हैं बट। ये तीनों का मतलब आप देखो, एक्सेप्ट का तो मतलब ज़्यादातर लोग जानते हैं, बारिंग और बट का मतलब मैं आपको बताता हूँ सेव के साथ में। द लिटिल गर्ल, या गर्ल लिख दो, द लिटिल गर्ल नोज नथिंग एक्सेप्ट हर नेम, छोटी बच्ची को कुछ नहीं पता है सिवा अपने नाम के, बस नाम पूछ लो बता देगी, उसके बाद उसको कुछ नहीं पता। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट हर नेम। कई कई जगह आप देखोगे एक्सेप्ट फॉर हर नेम, वो भी ठीक होता है, एक्सेप्ट या एक्सेप्ट फॉर एक ही बात है। अब देखो इसकी जगह मैं लगा दूँ सेव, तो ये भी सही होगा, सेव प्रेपोजिशन का काम भी कर सकता है। द लिटिल गर्ल नोस नथिंग सेव हर नेम। अच्छा इसकी जगह मैं यूँ लगा दूँ बारिंग, तो ये भी चल जाएगा, इसका मतलब भी ये होता है, द लिटिल गर्ल नोस नथिंग बारिंग हर नेम। अच्छा इसकी जगह बट लगा दूँ ना, तो भी ये प्रपोजिशन बन जाएगी, लिटिल गर्ल नोज नथिंग बट हर नेम। समझ रहे हो, ये एक्सेप्ट, बारिंग, बट, जो सेव सब एक ही काम करते हैं प्रपोजिशन की तरह, इसका मतलब होता है सिवा। अब एक आगे एक और छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग बोलते हैं सर रिलेटिंग टू और रिलेटेड टू में क्या फ़र्क है। सीधा सा मतलब है, रिलेटिंग टू का मतलब है डायरेक्टली रिलेटेड टू, सीधे सीधे रिलेटेड टू कोई चीज़ होगी ना वो रिलेटिंग टू लिखेंगे, मतलब रिलेटिंग टू जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है रिलेटेड टू से। आपको जनरलाइज आइडिया में दे देता हूँ, दोनों में से किसको यूज़ करना है, 3 सेंटेंसेस को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, या तो रिलेटिंग टू आएगा या रिलेटेड टू आएगा। द लॉयर प्रेजेंटेड एविडेंस रिलेटिंग या रिलेटेड टू द केस इन द कोर्ट, लॉयर ने प्रेजेंट किया कानून एविडेंस को कोर्ट के अंदर जो कि केस से संबंधित थी, रिलेटेड टू या रिलेटिंग टू थी। अब ये बताओ कैसी एविडेंस देगा, जो डायरेक्टली केस से रिलेटेड होगी या इनडायरेक्टली। अब देखो कहने को तो कुछ भी हो सकता है, पर अगर आप जनरली देखोगे इस सेंटेंस के अंदर मुझे यूज़ करना चाहिए रिलेटिंग टू। क्यों, क्योंकि कोर्ट की बात हो रही है, एविडेंस की बात हो रही है, केस की बात हो रही है, तो डायरेक्ट एविडेंस जो है वो ज़्यादा जो है ना इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सही बैठती है। एविडेंस रिलेटिंग टू द केस है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बजाय एविडेंस रिलेटेड टू द केस। रिलेटेड टू का मतलब क्या है, ये एविडेंस हम कहीं से निकाल के लाए हैं और इससे हमारे केस में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है ना। रिलेटिंग टू का मतलब क्या है, ये एविडेंस सिर्फ और सिर्फ इस केस से रिलेटेड है, जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज, जैसे किसी की गवाही, समझ गए ना। तो यहाँ पे रिलेटिंग टू क्यों आएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं रिलेशन की। अगले सेंटेंस में देखो, शी इज़ रिलेटिंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ द इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली से रिलेटिंग है रिलेटेड है, आप खुद सोच के बताना। चलो अगर यहाँ पे मैं रिलेटिंग लगाऊँ तो मतलब क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्या कभी डायरेक्ट रिलेशन को ऐसे लिखा जाता है, शी इज़ रिलेटिंग टू मी, ऐसा लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता। अगर वो आपके डायरेक्ट रिलेशन वाली है, आपकी सिस्टर है, तो आप ऐसा बोलोगे, शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई हस्बैंड, शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई डॉटर। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे अपनी बेटी के लिए शी इज़ रिलेटिंग टू मी। हमेशा कहने का मतलब क्या है, ऐसे सेंटेंस के अंदर आप इनडायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहे हो। अगर रॉयल फैमिली की वो क्वीन है ना, तो रिलेटिंग टू नहीं लिखूंगा मैं, फिर मैं यूँ लिखूंगा, शी इज़ द क्वीन ऑफ द रॉयल फैमिली। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे सेंटेंस के अंदर जब ह्यूमन रिलेशन बताए जाएं तो उसके अंदर हम लगाते हैं रिलेटेड टू। तो थोड़ा दूर का रिलेशन है उनका, सीधे सीधे कोई रिलेशन नहीं है, पर रॉयल फैमिली से वो संबंधित हैं, उनके किसी चाचा, मामा, फुफेरे भाई की बहन की बेटी की वो जो है साली है। समझ गए सेंटेंस को। अगले सेंटेंस को देख लो, द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटिंग टू या रिलेटेड ऑफ क्राइम, रेट ऑफ क्राइम। जो एम्प्लॉयमेंट की रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, वो जो है क्राइम के रिलेट से संबंधित है। अब अगर इसमें मैं चाहूँ ना तो दोनों रख सकता हूँ। अगर मैं कहना चाह रहा हूँ ना सीधे सीधे रिलेटेड टू है, जितनी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है उतना क्राइम बढ़ रहा है, तो मैं रख दूंगा रिलेटिंग टू। अगर मैं कहना चाहूँ अगर सीधे सीधे नहीं बढ़ रही है तो मैं रखूँगा रिलेटेड टू। रिलेटेड टू रखने का ये मतलब होगा कि और भी बहुत सारे फैक्टर हैं,
उसमें से एक क्राइम की रेट जो है ना उससे भी ये रिलेटेड टू है। रिलेटेड टू का मतलब क्या है, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, क्राइम इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो आपकी अपनी थोड़ी सी समझ में आपको दे रहा हूँ दोनों में क्या फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, इस पर ज़्यादा कोई सवाल भी नहीं आते हैं। पर ये जो है ना ये वाला, इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन देखे हैं जहाँ पे रिलेटिंग टू आपको दिया होता है क्लॉसेस में, पर ह्यूमन कनेक्शन के अंदर हम रिलेटिंग ना लिख के रिलेटेड रखते हैं। तो खासकर इस सेंटेंस के लिए मुझे पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे कह रहा है रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट सेवरल स्टेट्स आर फॉलोइंग देयर एग्जाम्पल इन द नेम ऑफ बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करती हैं, इशारा करती हैं कि बहुत सारी स्टेट्स, सेवरल स्टेट्स फॉलो कर रही हैं उनके एग्जाम्पल को। अब देखो देर किसके लिए आया है, देर आया यूपी और एमपी के लिए, है ना। कह रहे हैं इन दोनों के एग्जाम्पल को फॉलो कर रही हैं, और किस में, कह रहे हैं नाम पर बूस्ट करने के इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इस मकसद से, इस बहाने को लेकर के ऐसे कह रही हैं कि जो एमपी यूपी ने किया है ना हम भी करने वाले हैं। बढ़े अगले सेंटेंस की तरफ, अगले पैराग्राफ की तरफ। कह रहा है चेंजेस इन द मैनर इन विच लेबर लॉस ऑपरेट इन अ स्टेट मे रिक्वायर सेंटर्स असेंट। कह रहा है जो बदलाव है ना और किस चीज़ में, उस तरीके में, इन द मैनर। अच्छा कौन सा तरीका, इन विच जिसके अंदर लेबर के जो लॉज हैं ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, और कहाँ पे, इन अ स्टेट एक राज्य में। कह रहे चेंजेस जो है इनको हो सकती है ज़रूरत, ये हो सकता है रिक्वायर, और किस चीज़ में, सेंटर की, एसेंट की। इनको ज़रूरत हो सकती है सेंटर की सहमति की, सेंटर के एग्रीमेंट की, सेंटर के अकॉर्ड की। एसेंट का मतलब क्या है, किसी की हामी, किसी का एग्रीमेंट। कह रहा वन होप्स द सेंटर विच इज़ परस्यूइंग अ लेबर रिफॉर्म एजेंडा थ्रू कंसोलिडेटेड कोड्स फॉर वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस would not readily agree to wholesale exemptions from legal safeguards। सेंटेंस लंबा है पर बहुत सिंपल सेंटेंस है, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लो। वन कौन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है कोई भी। वन होप्स का मतलब क्या है, कोई भी होप करेगा। वन होप्स मतलब किसी को भी ऐसी आशा होगी। अच्छा कैसी आशा, कि जो सेंटर है ना, जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है, और कौन सी सेंटर गवर्नमेंट, जो कि परस्यू कर रही है एक लेबर रिफॉर्म एजेंडा को, एक ऐसा प्लान बना रही है जो लेबर का रिफॉर्म्स करेगा, पूरे के पूरे लेबर रिफॉर्म्स को जो है लॉज को बदल देगा। परस्यू करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ का पीछा करना, किसी चीज़ को सीख करना। तो कह रहा सेंटर जो कि सीख कर रही है, कोशिश कर रही है इस काम को करने की। अच्छा कैसे करेगी, एक कंसोलिडेटेड कोड के जरिए, थ्रू अ कंसोलिडेटेड कोड्स। अच्छा कैसा कंसोलिडेटेड कोड्स होंगे, कह रहा ऐसे कोड्स होंगे जो कि वेजेस के होंगे, इसके होंगे, इसके होंगे, इसके होंगे, और इन सब चीज़ों के होंगे। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है, इन सबको इकट्ठा कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे। तो ऐसे रिफॉर्म जो है सेंटर जो है परस्यू कर रही है इन सब कोर्स को इकट्ठा करके। तो कह रहा वन ये होप करता है कि ये जो सेंटर है ना ये अग्री नहीं होगा, वुड नॉट रेडली अग्री, ये बिल्कुल सामने से अग्री नहीं होगा। किसके लिए, होल सेल एग्जाम्शंस के लिए। ये थोक के भाव पर जो एग्जाम्शन दिए ना उन्होंने, होल सेल एग्जाम्शन दी है, और किससे, लीगल सेफगार्ड से, कानूनी सुरक्षाओं से और प्रोटेक्शन से, हिफाजतों से। और कौन सी हिफाजतें, द लॉ नाउ अफोर्ड्स टू वर्कर्स। कह रहे जो कि कानून अभी अफोर्ड करता है, देता है वर्कर्स को, हमारे मजदूरों को। तो कह रहे कोई भी ये चीज़ होप करेगा कि सेंटर जो खुद लगी है लेबर रिफॉर्म एजेंडा के ऊपर काम करने में, सबको इकट्ठा करके बिल्कुल एग्री नहीं होने वाला है होल सेल एग्जाम्शन देने के लिए जो इन चीज़ों से है, और हमारा लॉ अभी हमारे वर्कर्स को अफोर्ड करता है, देता है। अब समझ गए होंगे सेंटेंस को, सारे पीसेस मैंने तोड़ के जोड़ दिए हैं। फिर से सेंटेंस में देखने वाली चीज़, वेज एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं, मैंने नाउन वीडियो में आपको करवाए हैं, आपको देखो कितने याद हैं। ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, ग्लासेस, प्लायर्स। जिन जिन चीज़ों के दो पार्ट्स होते हैं ना, ग्लासेस में दो आँखों के दोनों जो चश्मे होते हैं, दोनों आँख का होता है। पैंट्स के दो पाँव होते हैं, शॉर्ट्स के दो पाँव होते हैं, बाइनोकुलर्स दूरबीन होती है ना। जिस जिस चीज़ के दो हिस्से होते हैं उन चीज़ों को हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको अगर लिखना ना, एक मेरे पास एक चश्मा है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते आई हैव वन बाइनोकुलर या आई वन ग्लासेस। आप लिखोगे आई हैव वन पेयर ऑफ ग्लासेस, आई हैव 3 पेयर्स ऑफ ग्लासेस। समझ गए, एक तो ये चीज़। दूसरी, ये सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल में आएंगे। वेजेस आपकी जो है मजदूरियाँ, आर्म्स मतलब जो है हथियार, आर्म्स मतलब भिक्षा, प्रीमाइसिस मतलब बाउंड्री, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स। कभी भी सिंगुलर में इनको यूज़ नहीं करना है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, तो वेज लिखा होता ना तो कॉमन एरर का क्वेश्चन था, कोड्स फॉर वेजेस नहीं, वेज नहीं, कोड फॉर वेजेस। आगे बढ़ें। अफोर्ड वर्ड के वर्ब के दो मतलब होते हैं,
एक तो किसी चीज़ को बेयर करना, किसी चीज़ को सहना, और दूसरी किसी चीज़ को देना। द लॉ अफोर्ड्स टू वर्कर्स, जो चीज़ जो है लॉ अफोर्ड करता है, देता है वर्कर्स को। और दूसरा, आई कैन नॉट अफोर्ड ए कार, मैं बेयर नहीं कर सकता खर्चा एक कार का। तो अफोर्ड वर्ब है, दोनों काम करती है, दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं द मोस्ट इग्रीजियस एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज रिस्पॉन्स टू द पैंडमिक वॉज इट्स इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन। कह रहे सबसे ख़राब जो एस्पेक्ट है ना, इग्रीजियस क्या होता है, ऊपर मैंने वर्ड बताया था आपको परवर्स, वहाँ मैंने बताया था परवर्स मतलब बहुत ख़राब। इसके दो सिनोनिम आएंगे आपके पास, इग्रीजियस और निफेरियस। बस ये वही आ गए। सबसे ख़राब चीज़ को कहते हैं हम इग्रीजियस, वर्स्ट चीज़ होती है ना उसको कहते हैं इग्रीजियस। हीनियस भी बोल सकते हैं इसको, जो ऐसे क्राइम्स होते हैं हीनियस क्राइम्स, जो कि वर्स्ट क्राइम्स होते हैं ना, जैसे वो निर्भया वाला कांड था। तो कह रहे सबसे ख़राब जो एस्पेक्ट है, इग्रीजियस एस्पेक्ट है, पहलू है हमारे देश के रिस्पॉन्स का इस पैंडमिक के लिए, इस महामारी के लिए, वो क्या था। कह रहे इसकी जो इनएबिलिटी थी ना, इसकी जो ताकत नहीं थी किसी काम को करने की, और किस काम को, प्रोटेक्ट करने की सबसे वल्नरेबल सेक्शंस को, सबसे कमज़ोर वर्गों को। और किन को, इसकी वास्ट बहुत बड़ी अंडर क्लास को, ऐसी क्लास को जो नीचे बैठी अंडर है, जिसके पास कम पावर है, कम पैसा है, कम रिसोर्सेज है, अंडर क्लास को। कह रहा सबसे ख़राब रिस्पॉन्स यही था, इन लोगों को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब देखो अंडर क्लास किसकी है, लेबरर्स की है, और प्रोटेक्ट करना था इसके इम्पैक्ट से, इस महामारी के प्रभाव से। सबसे बुरा चीज़, सबसे बुरी परफॉर्मेंस इंडिया की यही रही है, गरीब लोगों को हम इस लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए। आगे बढ़ें, सिंपल सेंटेंसेज हैं, इग्रीजियस वर्ड को नोट कर लें। अंडर क्लास मैंने आपको बता दिया, जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं, अंडर प्रिविलेज्ड है। कह रहा है एम्फसिस इन द इनिशियल फेज वॉज ऑन डीलिंग विद द हेल्थ क्राइसिस इवन व्हेन द कॉन्सिक्वेंस वॉज द क्रिएशन ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस। कह रहे जो एम्फसिस था हमारा, जो शुरुआत से हमारा पूरा का पूरा जोर था, कब, इनिशियल फेज में, शुरुआत में, वो था डील विद करने पे, निपटने पे, और किसके साथ, इस हेल्थ क्राइसिस के साथ, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आई हुई बड़ी सी तूफान के साथ। कह रहे इवन व्हेन, जबकि जो कॉन्सिक्वेंस था ना, कॉन्सिक्वेंस मतलब नतीजा, नतीजा क्या था, क्रिएशन, बन जाना एक इकोनॉमिक क्राइसिस का, एक आर्थिक संकट का। शुरुआत में हमने क्या सोचा, भाड़ में जाए इकॉनमी, भाड़ में जाए बिजनेस, सबसे पहले तो जाने बचाएंगे। तो यही हमारा इन्फोसिस था, डील विद करेंगे हेल्थ क्राइसिस के साथ, चाहे ये कॉस्ट आ जाए इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस की। कह रहा बाद में क्या हुआ, कह रहा बाद में वाइल द कंट्री वॉचेज विद द हॉरर द कंटिन्यूएंस ऑफ कलेक्टिव मिजरी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स well into third spell of national lockdown, the attitude of ruling class towards labor remains one of the utter apathy। कह रहे जहाँ कंट्री वॉच करती है, देखती है, और कैसे, बड़े डरावने तरीके से, विद हॉरर, और किसको, कंटिन्यूएंस को, जारी रहने को, और किसके, लगातार कलेक्टिव, एक के बाद एक जो मिजरी आई है ना, जो इनकी बुरी बदहाली आई है, और किनकी, माइग्रेंट वर्कर्स की। और कब, वेल इनटू, बिल्कुल ठीक तरह से अंदर, थर्ड स्पेल के, लॉकडाउन 3.0 के अंदर, और कब, नेशनल लॉकडाउन के, हमारे इस लॉकडाउन के अंदर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, एक बार इतना रिपीट करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे जब हमारा पूरा देश डर के साथ, हॉरर के साथ देख रहा है, वॉच कर रहा है कंटिन्यूएंस को, जारी रहने को, माइग्रेंट वर्कर्स की कलेक्टिव मिजरी को, इनकी कुल मिलाकर हुई जो बदहाली है उसको, और ये कब जो है, कब कंटिन्यूस हो रही है इसकी, कह रहा है थर्ड स्पेल में लॉकडाउन के, एक के बाद एक जो है लॉकडाउन लगता जा रहा है, और पूरा देश देखता जा रहा है। कह रहा है जहाँ ये हो रहा है, जो एटीट्यूड है ना रूलिंग क्लास का, जो हमारे ऊपर जो बैठे हैं बड़े बागड़ बिल्ले, एटीट्यूड जो उनका है, किसके खिलाफ, किसके लिए, लेबर्स के लिए। कह रहे वो बना हुआ है वन ऑफ अटर एपथी, एकदम पूरी तरह से, अटर मतलब खुली तौर पर, अपैथी का, अपैथी मतलब किसी चीज़ के लिए इंडिफरेंस, किसी चीज़ के लिए केयरलेसनेस। अगर उनका एटीट्यूड ऐसा ही है, हमारा कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल कंटेम्प्ट वाले हम, अपैथी रखते हैं इन जो है लेबर के लिए, इन मज़दूरों के लिए। और कैसे, बॉर्डरिंग ऑन कंटेम्प्ट, ये एटीट्यूड की साइमल्टेनियस वर्ब है। बॉर्डर होना मतलब बिल्कुल कगार पे आ जाना, कंटेम्प्ट आप जानते हैं, ऊपर वर्ड देख लिया। तो एटीट्यूड ऐसा है, अपैथी वाला है, और बिल्कुल कगार पे आ गया कंटेम्प्ट के, एकदम तिरस्कार भरी जो है ना वर्ड्स पे आ गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था, इन वर्ड्स को आप नोट करें तो आपको समझ में आ जाएगा। अपैथी, आपने सिंपैथी सुना होगा, किसी के साथ में अपने इमोशंस जोड़ देना। एम्पैथी, किसी के लिए सिंपैथी नहीं रखना, पर उसके लिए अच्छा सोचना, अच्छी फीलिंग रखना। अपैथी मतलब किसी के लिए कोई फीलिंग ही ना रखना, ना तो सिंपैथी है ना एम्पैथी है, आपको तो अपैथी है। आप कहते हो जिए या मरे, कंटेम्प्ट और अपैथी इसलिए दोनों एक दूसरे हैं सिनोनिम। कह रहा व्हाई एल्स वुड ए गवर्नमेंट रिलीव फैक्ट्रीज ऑफ इवन एलिमेंट्री ड्यूटीज सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड बॉक्सेस
एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कह रहे क्यों और क्यों, वाई एल्स, एल्स मतलब और, वाई मतलब क्यों। कह रहे क्यों और एक गवर्नमेंट रिलीव करेगी, मुक्ति दे देगी फैक्ट्रीज़ को यहाँ तक कि बेसिक ड्यूटीज़ से, उनकी बेसिक जो उनके फ़र्ज थे। और क्या थे, सच है, जैसे कि देना ड्रिंकिंग वाटर को, फर्स्ट एड बॉक्सेस को और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को। कह रहे ये सब चीज़ें अब आपने जो है फैक्ट्री एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दी हैं। क्यों एक गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, है ना, क्यों करेगी, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। अब इस सेंटेंस को आगे वाले को पढ़ेंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ फटाफट से। कह रहा और सस्पेंड रिक्वायरमेंट्स सच एज क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, लाइटिंग, कैंटीन्स, रेस्टरूम्स एंड क्रैशेस। कह रहा और वाई एल्स वुड अ गवर्नमेंट सस्पेंड, ये सेंटेंस ऐसे बना है ना, वर्ब लिखी हुई है, सब्जेक्ट यहाँ पे है। कह रहा वाई एल्स वुड अ गवर्नमेंट सस्पेंड, क्यों सस्पेंड करेगी एक सरकार इन सब की सब रिक्वायरमेंट्स को, जो कि वेंटिलेशन की है, सफाई की है, रोशनी की है, कैंटीन की है, रेस्ट रूम की है और क्रैश की है। कह रहे ये सब क्यों करेगी, सिर्फ इसीलिए करेगी क्योंकि आप जो है अपैथी रखते हो, बिल्कुल आपके मन में इज्जत नहीं है इन लेबरर्स के लिए, इन मजदूरों के लिए और जो अपनी वर्किंग क्लास के लिए। सेंटेंस में कॉन्सेप्ट भी आया है, फटाफट देख लें। सेंटेंस के लास्ट में आपने देखा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, शुरू हो रहा है वाई से। जब व्हाट, वाई, हाउ, हु, हुम ऐसे सेंटेंस शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसका मतलब क्या है, उस सेंटेंस के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। सेंटेंस इन्वर्टेड होगा, कैसे, वाई यू गेव हिम मनी, तुमने उसको पैसे क्यों दिए। शुरू किससे हुआ, वाई से, लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। पता लग गया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस की वर्ब क्या है, यहाँ पे गेव आ गई मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं हुई क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती नहीं। इस सेंटेंस को सही करने के लिए, गलत है, मुझे इस यहाँ पे यू से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। वो क्या होगी, डिड को बाहर ले आएंगे और इस गेव को बना देंगे गेव। वाई डिड यू गिव हिम मनी, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले मुझे लिखना ही है, ग्रामर कहती है ये। अगला सेंटेंस देख लो, वाई हर, वट हर प्लान्स आर फॉर हर करियर, उसके प्लान्स उस करियर के लिए क्या है, उसके करियर के लिए उससे क्या प्लान उसने बनाया है। क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, शुरू हो रहा है डब्ल्यू एच से, मतलब इंट्रोगेटिव है। तो क्या करूँगा, इस आर नाम की हेल्पिंग वर्ब को हर प्लान से पहले ले आऊँगा सब्जेक्ट से। व्हाट आर हर प्लान्स फॉर हर करियर, समझ गए ना। थर्ड सेंटेंस को देखो, व्हाट हर प्लान्स आर फॉर हर करियर इज़ अ मिस्ट्री, उसके प्लान्स उससे करियर के लिए एक मिस्ट्री है ना, जो भी उसके प्लान्स है उससे करियर के लिए एक मिस्ट्री है। आपने देखा शुरू में व्हाट आया, आर को उठा करके हर प्लान से पहले ले आओगे, ये करोगे ना। अगर रोबोट हो ना, अगर सॉफ्टवेयर होता वैसा आप करोगे। क्या बता रहा हूँ मैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्या आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, कह रहे जो भी उसके प्लान है ना उससे करियर के लिए, वो एक मिस्ट्री है। सेंटेंस में कोई सवाल नहीं पूछा हुआ है। अगर मेरे भाई सवाल नहीं पूछा है ना, तो इस आर को उठा करके कहीं उठा करके मत ले आना, तो यहाँ पे आर यहीं रहेगा ना कि बल्कि इस हर प्लान से पहले आएगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करके बताएं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें उन लोगों के साथ, उन जिनके पास ये कंटेंट अभी तक नहीं पहुंच रहा है। इजाज़त लूँगा अगली वीडियो तक के लिए, साइनिंग आउट। समरी और क्विज़ के क्वेश्चन जरूर डालें कमेंट सेक्शन में, फिर मिलूँगा।